जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने दूसरे सेशन की ओर। तो अभी दूसरे सेशन में हम लोग जो है कि जीके और स्टैटिक जीके वगैरह सब चीज मिक्स करने वाले हैं, सिर्फ साइंस को छोड़ के और करंट को छोड़ के। तो आप लोग जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, समझिए आप पॉजिटिव वे में होकर तैयारी कीजिए, आपका क्वेश्चन टच होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इतना क्वेश्चन हम बोल ही देते हैं कि अगर आप उस पर कमांड रखते हैं, समझिए कि आपका कहीं क्वेश्चन बाहर होने वाला नहीं है। सिर्फ आप यहीं पर यही एक चीज खोजा है, सिर्फ आप रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, दूसरा वाला कुछ शब्द का प्रयोग ही नहीं करेंगे। जब तक आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं एक वीडियो देख लिए या आधा चला के देख लिए, सोचेंगे कि खूब हम एग्जाम निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप तुरंत पीछे पड़ जाइएगा। जो भी आपका कंपटीटर आपके जो है कि कंपटीशन के क्षेत्र में तैयारी कर रहा है, वो तुरंत आपको दाब देगा पीछे और वो आगे निकल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के विषय शामिल होते हैं और इसे मोस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के प्रीवियस पूछा हुआ या आगे पूछने वाला है, वो भी क्वेश्चन आपके पास बताते हैं। और ये एक डेली रिवीजन बेसिस पे चल रहा है। समझिए जीके और जीएस के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जितना भी मॉक टेस्ट मार लिए वो कुछ नहीं होगा जब तक कि आपका बेसिक नहीं सही रहेगा, आप अधिक से अधिक कंटेंट आपके पास नहीं रहेगा उपलब्ध, माइंड में सेटअप नहीं रहेगा। जैसे आपसे अभी पूछेगा, जैसे भी यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं, तो इसका मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा आपका। जब तक कि आप उसको एक बार पढ़े नहीं है, दो बार पढ़े नहीं है, चार बार पढ़े नहीं है, तो आप नहीं मार सकते हैं। अभी बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, तो जब तक कि आप पढ़िएगा नहीं, जैसे देखिए अभी हम पिछले का वीडियो उठा के देख लीजिए, जिस दिन एग्जाम हुआ था 2-3 दिन पहले, उसके पहले जो हम लगभग 30-35 वीडियो बनाए हैं, लगभग 30-35 में 10 ऐसा वीडियो में आपको वो दिवस के बारे में, रामसर साइट के बारे में अच्छा से मिलेगा, नहीं तो जाके आप मिला लीजिएगा। तो इसका क्या बेनिफिट है, तो आपको यह एहसास हो रहा होगा जब आप 2-4 वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको इस चैनल को छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा। और मन ही क्यों करे जब आपको सब चीज यहाँ उपलब्ध हो रहा है। तो आप पॉजिटिव वे में पढ़ाई कीजिए और आपका आराम से सिलेक्शन होगा। तो चलिए आप बिना कोई देरी के हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टैटिक जीके में तो आप लोग को बताना है कि साइमन कमीशन जो भारत आया था, वो किस वर्ष भारत आया था? 1928। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 को 3 फरवरी के दिन। ये पेज हो गया था ना, पीछे लगा ना, 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। वहीं पर अगर हम बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में, जो क्वेश्चन मोस्ट बनने वाला है आपके पास, हम रख देते हैं तुरंत। तो साइमन कमीशन जो आया था 1919 अधिनियम, जो मॉन्टेग्यू चांसलर सुधार जो पारित किया गया था ब्रिटेन के संसद के द्वारा, उसकी जांच के लिए या फिर उसी समय बोला गया था कि अगले 10 वर्षों के बाद हम लोग आएंगे और यह 1919 का जो अधिनियम था इसकी जांच करने के लिए आएंगे और इसकी जांच करके हम लोग जो है कि आगे रिपोर्ट जारी करेंगे कि यह सही में जो है कि यहाँ का लाभदायक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगले 1919 में आया था, यानी 1929 में आना चाहिए उस अधिनियम को जांच करने के लिए। लेकिन उससे 1 वर्ष पहले ही जो है कि भारत में साइमन कमीशन को भेज दिया गया उसकी जांच करने के लिए। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था लंदन में किया गया था। डेट सहित याद रखिएगा, 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927 को लंदन में साइमन कमीशन का गठन होता है और भारत जो आता है वह आता है 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को। और भारत में आने के बाद जो है कि वह जांच पड़ताल करना शुरू करता है अधिनियम का, और जांच करके फाइनली 1930 में या अंतिम रूप से 1930 में रिपोर्ट पेश किया लंदन सरकार को या फिर आपका ब्रिटेन सरकार को। और जैसे ही वहां प्रस्तुत किया, उसी प्रस्तुत करने के दरम्यान में भारत में जो है कि साइमन कमीशन का विरोध जारी था। जब विरोध जारी था तो उस संदर्भ में एक व्यक्ति का नाम लेते हैं जिसका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने उसका विरोध कह रहा था कि भारत में कुछ तो दे नहीं रहे हैं, ऊपर से उसका लिखा पढ़ी उसका जांच करने के लिए आते हैं हम लोग का माहौल बिगाड़ने के लिए। तो इसका मतलब है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का जो नारा दिया है वो लाला लाजपत राय ने दिया है। किसने दिया? लाला लाजपत राय ने दिया है। और उसी दरम्यान में उन्हें लाठी से प्रहार लग गया सिर पर, और उसी लाठी के प्रहार से उनका आगे चलकर बीमार पड़ गए और बीमार पड़ के अंततः उनका देहांत हो गया। और याद रखिएगा कि जब देहांत होने के कगार पे था तो वो अनहैप्पी हो गए। क्या हो गए? इसीलिए एक पुस्तक का रचना उन्होंने किया है, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ने भारत के अंदर में पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894 में किया था, और जिसका स्थापना 1894 में हुआ था। और पंजाब नेशनल बैंक जो है वह पूर्णतः जो है कि आपका भारत रुपया से निर्मित प्रथम बैंक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक के जो परत चढ़ी होती है उस परत का नाम बताइए। टेफ्लॉन। किसका होता है? टेफ्लॉन का परत चढ़ा होता है आपका रसोई के बर्तन पर, याद रखिए, जिसमें कि वो चिपकता नहीं है कोई भी चीज। और आप लोग को बता दें कि रसोई गैस में जो हम लोग प्रयोग करते हैं सिलेंडर का, सिलेंडर में जो गैस का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग एलपीजी सिलेंडर कहते हैं। तो याद रखिएगा एलपीजी सिलेंडर में मुख्यतः 2 गैस का मिश्रण होता है। तो आप लोग को हम लोग ट्रिक से याद करवा देते हैं। याद रखिएगा जब सिलेंडर में आग लगता है तो हम लोग का बीपी बढ़ जाता है। क्या करे क्या नहीं करे, तो याद रखिएगा बी और पी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ गया अर्थात ब्यूटेन और प्रोपेन। तो याद रखिएगा कि एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें जो आपका कृत्रिम रूप से जो मिलाया जाता है उसमें से सुगंध के लिए तो मिथाइल मरकैप्टन का मिलाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा मिथाइल मरकैप्टन अगर आप टच करते हैं एग्जाम में तो आपका आंसर एकदम सारा गलत हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत सारा बुक पहले भी लिख रहा था कि कृत्रिम जो उसमें सुगंध के लिए जो प्रयोग करते हैं मिथाइल मरकैप्टन, लेकिन याद रखिएगा मरकैप्टन का तो प्रयोग करते हैं लेकिन मिथाइल मरकैप्टन का प्रयोग नहीं करते हैं, इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 100% सही होगा। तो याद रखिएगा एग्जाम में अगर आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाए ऑप्शन में मिथाइल मरकैप्टन और इथाइल मरकैप्टन, तो आप मिथाइल वाला नहीं मारिएगा। सबके माइंड में फिट रहता है मिथाइल, लेकिन ना, इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा ये चीज था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अंडमान, ये वाला पेज था ना, ये वाला रसोई, हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह बंगाल की खाड़ी में है, इसीलिए बंगाल की खाड़ी जो है वह आपका तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इसीलिए याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के बगल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। और याद रखिएगा कि पोर्ट ब्लेयर में है, लेकिन वहां पर किसी प्रकार का न्याय देने वाली संस्था नहीं है। वहां पर जो न्याय देने का काम करती है वो कलकत्ता हाईकोर्ट करती है। कौन करती है? कलकत्ता हाईकोर्ट। और आप लोग को बता दें कि भारत में आजादी से पहले, भारत के अंदर में आजादी से पहले भारत में कुल 7 हाईकोर्ट का स्थापना किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने हाईकोर्ट है? तो 25 है। वर्तमान में कितना है? 25। लेकिन कुछ ऐसा समय रहा होगा शुरुआती दौर में कि जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था तो भारत के अलग अलग राज्य में लगभग 7 हाईकोर्ट का निर्माण किया जा चुका था। कितना हाईकोर्ट? 7। जैसे आप लोग अगर बिहार से संबंध रखते हो तो बिहार हाईकोर्ट का स्थापना 1916 में हुआ है। बिहार हाईकोर्ट का स्थापना 1916 में। उसी प्रकार से कलकत्ता हाईकोर्ट का स्थापना 1862 में और मुंबई का भी 1862 में, वहीं आपका चेन्नई का भी 1862 में। यानी कुल मिला के 7 ऐसे हाईकोर्ट थे जो आजादी से पूर्व ही निर्माण किया जा चुका था। और मध्य प्रदेश के अंदर में जो आपका उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ है वह आपका कहाँ स्थित है? जबलपुर के अलावा ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में है खंडपीठ, याद रखिएगा ग्वालियर में है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ग्वालियर और इंदौर दोनों जगह खंडपीठ है इसका, मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत में जो वर्तमान में हाईकोर्ट है सबसे नया कौन सा है? अमरावती। सबसे नया हाईकोर्ट अमरावती है। और भारत के अंदर में सुप्रीम कोर्ट की संख्या 1 है, जिसका स्थापना 1935 अधिनियम के तहत 1937 में किया गया था संघ न्यायालय के रूप में। किस रूप में? संघ न्यायालय के रूप में। आगे चलकर इसे मॉडिफाई करके 1950 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, याद रखिएगा। और भारत के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो प्रारंभ में न्यायाधीश थे कुल 8 थे। कितने थे? 8। और वर्तमान समय में समय पर न्यायाधीश हो गए हैं कुल 34, 1 मुख्य और 33 अन्य, याद रखिएगा। और वर्तमान में 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। और याद रखिएगा कि भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश वो थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया। तो याद रखिएगा भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जे कानिया। वहीं भारत के अंदर में जो पहले जो आपके बने हैं आजादी के बाद जन्म लिए और मुख्य न्यायाधीश बन गए, वो बने हैं सरोज होमी कपाड़िया। पहला पूछेगा तो मारना है आपका जस्टिस हीरालाल जे कानिया।
और आजादी के बाद जन्म लेने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश जो बने सर्वभौमी कपाड़िया। और याद रखना है कि भारत के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो दलित मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो बने हैं आपके कृष्णन साहब। कौन बने हैं? कृष्णन, केजी बालकृष्णन, याद रखिएगा। पहले दलित मुख्य न्यायाधीश जो भारत के बने हैं केजी बालकृष्णन। और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 2026 में शायद बन सकती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, नीति आयोग का स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया। और नीति आयोग का सबसे मुख्य काम है भारत के लिए कौन सी योजना सही रहेगी नहीं रहेगी इसे लॉन्च करना, अर्थात थिंकिंग करना, अर्थात थिंक टैंक के रूप में भारत में नीति आयोग को जानते हैं। और नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति जो होता है, नीति में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, एक सीईओ होते हैं और विभिन्न प्रकार के पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं, लेकिन वो नहीं पूछेगा। तो याद रखना नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के एक उपाध्यक्ष जो होते हैं वो वर्तमान में है सुमन के बेरी। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। और नीति आयोग के वर्तमान में जो सीईओ है वह है आपका बीबीआर सुब्रमण्यम। ये याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और नीति आयोग जो स्थान लिया है वो योजना आयोग का स्थान लिया है, समझ में आ गया। और योजना आयोग का स्थापना बिहार दरोगा मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन बताते हैं। बिहार जो इस दिन हुआ था इधर 25 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन था कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो बताइए, हम किस वीडियो में नहीं बताया इतना इजी क्वेश्चन कि योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950। और याद रखिएगा कि उस समय जो उसके पहले अध्यक्ष जो बने थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग या नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो उसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं। वही नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष बने थे वह गुलजारी लाल नंदा बने थे, गुलजारी लाल नंदा। और याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा के बारे में कि भारत के अंदर में पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस व्यक्ति ने किया था? जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। लेकिन आगे चलकर भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनता है जो 1956 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना, भारत का पहला राज्य। क्योंकि शुरुआती दौर से ही चलते चलते जो है कि इसका घोषणा किया गया था कि भारत में जो राज्यों का गठन होगा वह भाषा के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? भाषा के आधार पर होगा। लेकिन इसी के विद्रोह करने के दरम्यान में विभिन्न व्यक्ति ने अपना जान भी गंवाई। जैसे आप लोग को पता होगा एक व्यक्ति का नाम श्री रामल्लू पोट्टुदुरश्री। तो श्री रामल्लू जो थे वो जो है कि भाषा के तेलुगु आंध्र प्रदेश के ही थे। जब उनका देहांत हो गया अनशन करते हुए, तो उन्हीं के जो है कि अनशन में जब और विरोध बहुत बड़ा बढ़ गया, तो आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया कि अब हमें भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए, यह होगा। तो पहली राज्य बना आंध्र प्रदेश ही, जो 1956 ईस्वी में आपका जो है कि आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर के दिन होता है। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। और जिस दिन बना उसी दिन आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी के रूप में कुर्नूल को घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया? कुर्नूल। तो क्वेश्चन पूछता है कि कुर्नूल जो थी वह किस राज्य की पहली राजधानी थी? आंध्र प्रदेश। कहां की राजधानी थी? इसी तरह से उड़ीसा की पहली राजधानी जो थी वह कटक थी। क्या थी? देखिए अब उड़ीसा का नाम आया। इससे संबंधित भी क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस में क्या पूछा था आपको बता देते हैं। क्वेश्चन यही पूछा था कि प्रतिवर्ष जो उत्कल दिवस मनाते हैं क्या तारीख को? 1 अप्रैल। अब बताइए जिस दिन हम उड़ीसा के बारे में चर्चा करते हैं, बताइए देख लीजिएगा पीछे का वीडियो, उसमें बताइए हम उड़ीसा के बारे में जब बताए हैं, उड़ीसा का पूरा नाम उत्कल बताए हैं और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को बताए हैं। और उड़ीसा जो है वो जो आपका कहने का मतलब अलग जो हुआ है 1936 में बिहार से अलग हुआ है। और ये भी बताते हैं कि उड़ीसा की पहली राजधानी कटक थी, 1948 से भुवनेश्वर अभी तक चल रहा है। तो बताइए ये सब चीज बता देंगे, बताते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है। आप लोग रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, क्वेश्चन देखिएगा कैसे बिहार एसएससी
चीज है, जो भी एग्जाम होगा आगे कैसे टच होता है वो मेरा गारंटी है। ये हम खुलेआम करते हैं कि जितना वीडियो हम डाल रहे हैं अगर आप इसको 100% अगर शरीर में पचा लेते हैं, उसे याद रखने का प्रयास करते हैं, तो जिस दिन बिहार एसएससी का प्री एग्जाम होगा उस दिन देखिएगा 75 क्वेश्चन में अगर 65 क्वेश्चन नहीं टच किया रहेगा हुबहू, तब आप बात कीजिएगा। तो चलिए अब आगे 1953 में कौन सा राज्य बना? 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, लेकिन भाषा के आधार पर पुनर्गठन करके उसे भाषाई राज्य का दर्जा के रूप में 56 दिया गया। 56 में उसे पुनर्गठन करके दिया गया 1956 में, और वह भाषा के आधार पर बनाता है। यानी कि आंध्र प्रदेश में कौन भाषा चलती है? तेलुगु चलती है। यानी तेलुगु के जो है कि आधार पे पहला आंध्र प्रदेश को बना दिया। वहीं दूसरा राज्य जो भारत के अंदर में भाषा के आधार पे बना था 1960 में चल के गुजरात बना था। तो यानी भारत के अंदर में भाषा के आधार पर गठित होने वाला दूसरा राज्य गुजरात, पहला आंध्र प्रदेश, पहला आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति के या किस अर्थशास्त्री के नियम के अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। यह कहता है वालरस का नियम। कौन सा नियम? वालरस का नियम। और इकोनॉमिक्स में एक और परिभाषा बहुत फेमस है, माल्थस का नियम। माल्थस का जो नियम है वह जनसंख्या विस्फोट से संबंधित है। कैसे संबंधित है? जनसंख्या विस्फोट। और जनसंख्या जो बढ़ती है वह जीपी के हिसाब से बढ़ती है। आप लोग मैथ में देखते होंगे एक एपी आता है, एक जेपी आता है। जीपी जो होता है वह आपका गुना के हिसाब से बढ़ता है, जैसे नहीं कि 1, 2, 4, 8, 16 इस तरह से बढ़ता है। तो अर्थात माल्थस का नियम जनसंख्या विस्फोट से संबंधित है। और प्रतिवर्ष जो जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई। और जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी, जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक था दंतिदुर्ग। कौन था? दंतिदुर्ग। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, फ्लैग्रेंट फॉल। फ्लैग्रेंट फॉल का संबंध बास्केटबॉल से है। किससे है? बास्केटबॉल। एक शब्दावली है, फ्लैग्रेंट फॉल का संबंध बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 5। कितना होता है? 5। नेटबॉल में 7, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6। एक बार फिर से लेते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आए, आपका अगर पूछे कि भाई जो है कि आपका इसमें क्या कहते हैं उसको, टेनिस या टेबल टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस या टेनिस में 1 या 2, आपका पोलो में 4, पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5, नेटबॉल में 6, नेटबॉल में 6, सॉरी वॉलीबॉल में 6, सॉरी वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल में 7, नेटबॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में 8। वही अगर पूछेगा आपको कबड्डी में 7, कबड्डी में 7, कबड्डी में 7। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेसबॉल में 9, बेसबॉल में 9, बेसबॉल में 9, खो खो में भी 9, खो खो में भी। और खो खो में एक शब्द बहुत फेमस है, क्रॉस लैम, क्रॉस लैम। तो याद रखिएगा कि खो खो में क्रॉस लैम की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खो खो में, खो खो देखते होंगे पूरा 9 खिला लेता है, पूरा हमेशा एक्टिव रहता है, रहता नहीं रहता है। यानी एक्टिव शब्द का संबंध भी खो खो से है। एक्टिव शब्द का संबंध क्या है? खो खो से। और देखते होंगे हमेशा उसमें खिलाड़ी चेंज होते रहता है, होते रहता है। इसका मतलब चेंज शब्द पूछे या एक्टिव शब्द पूछे या क्रॉस लैम शब्द पूछे, मारेंगे खो खो। क्या मारेंगे? और खो खो में 9 खिलाड़ी, खो खो में। और बेस में 9, बेस में देखते होंगे बेसबॉल बास्केटबॉल में कंफ्यूज करते होंगे, तो आप लोग को बता दे बेसबॉल में खिलाड़ी के याद रखने का तरीका। अगर आप 8 तक पढ़े होंगे तो 8 तक आप सब लोग गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे। उसके बाद जैसे आप 9 में जाते होंगे तो 9 में जाके थोड़ा सा जाके आपका बेस बनता होगा। क्या बनता होगा? बेस बनता होगा। अर्थात बेसबॉल 9, बेसबॉल 9, बेसबॉल 9। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग और थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट 11 है। तीनों में कितना है? रग्बी फुटबॉल में 15, रग्बी फुटबॉल में, और वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो में 7। यानी पोलो देखते हैं छोटा अक्षर इसलिए 4 गो, और वाटर पोलो में 7 गो, वाटर पोलो में 7। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था कौन बना था? बिंदुसार। कौन बना था? बिंदुसार। और अमित्र घात के नाम से भी किसे जानते हैं? बिंदुसार। और शत्रुओं के विनाशक के रूप में किसे जानते हैं? बिंदुसार। किसे जानते हैं? बिंदुसार। और पितृहत्यात्मक वंश के नाम से जो जानते हैं, पितृहत्यात्मक वंश के नाम से जानते हैं हर्यक वंश को। किसे जानते हैं? हर्यक वंश को। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? सिख धर्म का। किस धर्म का? अब सिख धर्म पे बात करते हैं थोड़ा।
सिख धर्म का जो स्थापना हुआ है लगभग आप लोग को पता है गुरु नानक के द्वारा करवाया गया है। और गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। 1469 में अर्थात आपका सिख धर्म का जो उदय हुआ है लगभग 15वीं शताब्दी में। कब हुआ? 15वीं शताब्दी में। यानी जो वर्ष चल रहा है ना उसके अगला वाला डिजिट को लेकर शताब्दी बना देते हैं। तो याद रखिएगा जैसे अभी चल रहा है 2023 2024 चल रहा है। कौन चल रहा है? 2024। तो इसको बना लेंगे 2000 में चल रहा है तो उसको 21 बना लेंगे। कौन बना लेंगे? 21। यानी ये हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं। उसी प्रकार से 1469 में उनका जन्म हुआ था। तो इसका मतलब सिख धर्म का जो उदय हुआ है वह 15वीं शताब्दी ले लेंगे, क्योंकि 1469 में हुआ है। तो आगे जैसे 69, 70, 71, 72 तो हम चल रहे हैं वो लोग 15वीं शताब्दी में। कितना चलेगा? 15वीं। तो गुरु नानक जी के द्वारा जो है कि सिख धर्म का स्थापना किया गया। और सिख धर्म के जो पहले गुरु कहलाए गुरु नानक। कौन कहलाए? गुरु नानक। और गुरु नानक का जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। और उनका मृत्यु करतारपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? करतारपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? और सिख धर्म के जो गुरु नानक हुए, गुरु नानक ही ऐसे पहले व्यक्ति हुए जो कि आपके पूरे पृथ्वी के चारों साइड चक्कर लगाए। चारों साइड चक्कर लगाए। और चारों साइड जो चक्कर लगाए उस चक्कर को उदासीस के नाम से जानते हैं हम लोग। किस शब्द के नाम से? उदासीस के नाम से जानते हैं। और याद रखेगा कि सिख धर्म के जो पहले गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, दूसरे गुरु अंगद। और गुरु अंगद का वास्तविक नाम था लहना। क्या नाम था? लहना। गुरु अंगद का वास्तविक नाम लहना। और याद रखिएगा आप लोग जो लंगर और पंगत व्यवस्था देखते हुए खाना पीना सोना का व्यवस्था गुरु नानक ने शुरू किया था, लेकिन उसको अस्थायी बना दिया अगला गुरु अंगद ने। यानी कि गुरु नानक के द्वारा लंगर और पंगत व्यवस्था शुरू किया गया था एक टेम्पररी रूप में, लेकिन उसको अस्थायी बना दिया था अगला स्टेप वाला जो व्यक्ति है या गुरु अंगद। याद रखिएगा। वही अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर के गुरु कौन हुए? तो गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु हुए। और सिखों के चौथे गुरु रामदास। चौथा कौन हुआ? रामदास। चौथा कौन हुआ? और गुरु रामदास ही ऐसे पहले सिख गुरु हुए जो गुरु के पद को पैतृक बना दिया। जो गुरु के पद को पैतृक, यानी देखते होंगे पैतृक कहने का मतलब उसका पीढ़ी दर पीढ़ी जो आएगा वही सिख का गुरु कहलाएगा। यानी वही सिख धर्म का जो है कि मैन हैंडल करने वाला कहलाएगा, जैसे गुरु के पद पर बैठेगा। तो याद रखिएगा कि पैतृक बनाने वाला पहला गुरु जो हुआ गुरु रामदास, ये सिर्फ बना रहा है। ये बैठा जो होगा वो पैतृक ढंग से नहीं बैठा होगा, वो बना रहा है सिर्फ इस पद को कि भाई अब जो आगे आएगा ना वो मेरा बेटा ही बैठेगा, मेरा बेटा ही बैठेगा। तो इसका मतलब 5वां नंबर का जो गुरु बनेगा, 5वां नंबर का जो गुरु अर्जुन देव बनेगा, क्या वो पैतृक रूप से बैठने वाले पहले व्यक्ति बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो दो क्वेश्चन कि सिख धर्म के अंदर गुरु के पद को पैतृक बनाने वाला पहला गुरु कौन हुआ? गुरु रामदास। कौन हुआ? और बैठने वाला पैतृक के माध्यम से बैठने वाला पहला व्यक्ति गुरु अर्जुन देव। कौन बना? और गुरु अर्जुन देव के बाद 6ठे नंबर के गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। वही बात करते हैं सिखों के साथ में हर्राय, 8वां हरकिशन, 8वां हरकिशन। और 9वां तेग बहादुर, और 10वां गुरु गोविंद सिंह, 10वां गुरु गोविंद सिंह। वही जो 11वां नंबर के हम लोग जानते हैं, 11वां नंबर के जो उसके सबसे सिख धर्म के 11वां नंबर के जो आपके सिख गुरु कहलाते हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु ग्रंथ साहिब का जो रचना किया गया था किसके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का रचना किया गया था। और याद रखिएगा गुरु ग्रंथ की गुरु अर्जुन देव ने लिखा था, गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने शुरू किया था और अर्जुन देव ने लिखा था। हाँ, तो याद रखिएगा गुरु रोक दे इसको, चलने दे दो। अरे छोड़ देना, मजा नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेगा, देखना मौसम ही देखो पहले, नेक्स्ट साल छूटेगा तब तुमको पूछेंगे। तो याद रखिएगा कि सिखों के सबसे पवित्र जो धर्म ग्रंथ का नाम है वो क्या है? आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। और आप लोग को बता दें कि गुरु ग्रंथ साहिब का जो रचना किया है गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया है? और गुरुमुखी लिपि का जो विकास किया था, या गुरुमुखी लिपि का जो विकास किया था, गुरुमुखी लिपि का वो विकास किया था गुरु अंगद ने। किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था।
और आप लोग को पता है कि जो सिखों के जो 10वें नंबर के गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह जितना भी युद्ध लड़े थे सभी युद्ध में जो है कि अपने साथ वो लेकर चलते थे गुरु ग्रंथ साहिब को, ठीक है। और एक युद्ध लड़ने के क्रम में गुरु ग्रंथ साहिब खो गया। जब खो गया तो खोने के दरम्यान में उन्होंने सोचा कि जो है कि अब इसे हम लोग उसको इतना बार लेके जाता था, इतना उसको याद हो चुका था, पूरा ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है नहीं लिखा है सब याद हो गया था। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब को जो दोबारा लिखने का जो प्रयास किया या जो लिख डाला वो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। कौन लिखा है? यानी क्वेश्चन 2 को पूछेगा कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब का रचना किया कौन था? गुरु अर्जुन देव। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि इससे जो है कि आधुनिक रूप किसने दिया, तो मानना है गुरु गोविंद सिंह। और आप लोग को बता दे कि इनके 2 पुत्र थे जिनका नाम था फतेह सिंह और जोरावर सिंह। तो फतेह सिंह और जोरावर सिंह के द्वारा जो है कि एक युद्ध जो औरंगजेब के साथ लड़ा जा रहा था उसमें जो है कि दोनों को चिनवा दिया था औरंगजेब ने। और तो चिनवाने के उपलक्ष्य में ही आगे चलकर आज का जब भारत देखते हैं 2023-24 का नरेंद्र मोदी का समय देखते हैं तो इसमें से आप लोग देखते होंगे कि उन्हीं के व्यक्ति जो आपका गुरु गोविंद सिंह का जो 2 बेटा युद्ध में चिनवा दिया गया था उन्हीं के उपलक्ष्य में उन्हें यादगार लम्हा बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा या बीजेपी सरकार के द्वारा जो है कि प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया। तो ये सब क्वेश्चन आपको जो है कि स्टैटिक के साथ आपको करंट से रिलेट करके रखना पड़ेगा, तभी जो है कि आपको कुछ जो है कि आगे होने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर। और जैन धर्म में जो कुल हुए हैं 24 तीर्थकर। कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर। और जो पहले तीर्थकर हुए थे वो हुए थे ऋषभदेव। कौन हुए थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव एवं जैन धर्म के संस्थापक भी कौन है? ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव को नहीं कहते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहते हैं महावीर को। किसे कहते हैं? महावीर स्वामी, जो 24वें नंबर के हुए, 24वें नंबर के। और 23वें नंबर के जो तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ, 23वें नंबर के पार्श्वनाथ, 22वें नंबर के अरिस्टनेमी, 22वें नंबर के अरिस्टनेमी, 21वें नंबर के नामी, 21वें नंबर के नामी, 21वें नंबर के नामी। तो ये सब चीज याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान में अब तक कितने बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? 3 बार। कितना बार? 3 बार। संयुक्त अधिवेशन कितना बार बुलाया गया? 3 बार। और संयुक्त अधिवेशन तभी बुलाया जाता है कि जब किसी विधेयक को बनाने के क्रम में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो जाता है तो भारत के अंदर में राष्ट्रपति सबसे पहले एक्शन लेने के लिए आते हैं कि भैया आप लोग जो है कि हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए, आप लोग के लिए हम संयुक्त अधिवेशन बुला रहे हैं, इसका फैसला जो भी होगा वो सर्वसम्मति से होगा। तो इसके लिए उन्होंने अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति बुला के चल जाते हैं। तो चल जाने के बाद भाई उसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है 108 के तहत, और लोकसभा जो लोकसभा अध्यक्ष जो उसकी अध्यक्षता करते हैं अनुच्छेद 118 के तहत, अनुच्छेद 118 के तहत। और याद रखिएगा कि गणपूर्ति आप लोग पढ़ते होंगे, गणपूर्ति जिसको हम लोग कोरम कहते हैं, जो कि 1/10 होता है। यानी किसी भी सदन की बैठक का शुरुआत करने के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता होती है जो 1/10 होती है। और यह गणपूर्ति व्यवस्था जो है अनुच्छेद 100 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 100 के तहत गणपूर्ति की व्यवस्था होती है। लेकिन अगर आपसे हम बात करते चाहे भारत के अंदर में किसी भी चीज का अगर गणपूर्ति पूछेगा तो 1/10 मारेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे पंचायती राज व्यवस्था में यानी ग्राम स्तर पर पूछे कितना होता है गणपूर्ति, 1/6 मारेंगे। कितना मारेंगे? 1/6। यही क्वेश्चन फंसता है। तो सब मायने फिट करता है, गणपूर्ति पूछेगा 1/10 मार देंगे, लेकिन नहीं। अगर ग्राम सभा में पूछेगा तो 1/6 मारेंगे, 1/6 मारेंगे। और 1/6 आपका जमानत राशि भी होता है। जमानत राशि भी कितना होता है? 1/6। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986। तो आप लोगों को कुछ पर्यावरण से संबंधित कुछ बात बताते हैं, आप लोग याद रखिएगा। भारत के अंदर में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पहली बार आपका 1972 ईस्वी में जो आया हुआ पर्यावरण अधिनियम आया। पहली बार आपका पर्यावरण अधिनियम आता है। लेकिन इसी के तहत जो है कि प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 से, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से, उसी प्रकार से 1974 में पहली बार जल संरक्षण अधिनियम आया।
जल संरक्षण नियम 1974, 1981 में जो आया वायु संरक्षण, यानी 74 में जल को स्वच्छ कर दिया, 7 साल के बाद 81 में आपका वायु को संरक्षित कर दिए। वहीं 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, देखिएगा पर्यावरण अलग इसमें आता है, वन अलग आता है। अगर वन पूछे, छोटा पूछे तो 180 ले लेंगे, 180 ले लेंगे। पर्यावरण 86 ले लेंगे। पर्यावरण कब ले लेंगे? 86, यानी वन 1980 में, पर्यावरण 1986 में, पर्यावरण 1986 में। ये सब याद रखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि दंडी नाम का जो स्थान था, जो कि दंडी यात्रा शुरू किए थे आपके गांधी जी ने जो शुरू किए थे, वो भारत के गुजरात में स्थित है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि दंडी जो यात्रा शुरू हुआ था वो गुजरात के किस जिले से हुआ था। ये क्वेश्चन सब ओरिजिनल पूछ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का, तो याद रखिए ये नवसारी जिला से। किस जिला से? नवसारी जिला से। अगर क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी किस जगह पर थे जब देश आजाद हो रहे थे, तो ये पश्चिम बंगाल के नोआखली में, पश्चिम बंगाल के नोआखली में। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि नोआखली जो जगह है वो किस राज्य में है, वो पश्चिम बंगाल में। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में नहीं है, अभी बांग्लादेश में वो जगह चल गया है। कहां चल गया है? बांग्लादेश में। तो ये सब चीज याद रखेगा। और भारत और बांग्लादेश के बीच 2-3 प्रकार का संयुक्त अभ्यास है जो एग्जाम में आता है, जैसे मैत्री हो गया, बंगोपसागर हो गया, उसके बाद संप्रीति हो गया, उसके बाद और बांग्लादेश का सृजन 1971 में, 16 दिसंबर के दिन 1971 में। लेकिन बांग्लादेश अपना जो राष्ट्रीय दिवस मनाता है वो 26 मार्च को। कब मनाता है? 26 मार्च को बांग्लादेश अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। और बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति बने थे वो शेख मुजीबुर रहमान बने थे, जिसे हम लोग बंग बंधु के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इसरो द्वारा मंगलयान जो छोड़ा गया था, जिसे हम लोग मॉम करते हैं, यानी कि ये मार्स ऑर्बिटर करके जब आता है मिशन, इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? 2013 में। कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 को इसे छोड़ा गया था इसरो के द्वारा, अर्थात श्रीहरिकोटा से। कहां से छोड़ा गया था? क्योंकि इसरो जितना भी काम करता है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पास करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, खालसा पंथ का स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह। 10वें नंबर के गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना। और याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह ही पहले ऐसे सिख गुरु हुए थे जो सिख धर्म को 5 प्रकार के ककार का प्रयोग करना शुरू करवाया, जो कि अनुच्छेद 25 के तहत वो लोग प्रयोग करते भी हैं। जैसे कि केस हो गया, कंगा हो गया, कड़ा हो गया, कच्छा हो गया, किरपान हो गया। ये 5 प्रकार के जो चीज है, अर्थात 5 ककार जो है वो सिख गुरु गोविंद सिंह ने शुरू करवाया था। और नाम के पीछे जो सिंह लगाना जो शुरू किया था, जैसे पंजाबी सबको देखते हुए वो सब नाम के पीछे सिंह लगाता है, गुरमीत सिंह, सिंह, अमरिंदर सिंह, और जो है कि फिर आपका ये क्या कहते हैं भगवंत मान सिंह, जो वर्तमान मुख्यमंत्री भी है पंजाब के। तो ये सब जो सिंह लगाते हैं, ये सिंह लगाना प्रारंभ से शुरू नहीं किए थे, वो गुरु गोविंद सिंह ने करवाए हैं। कौन करवाए? गुरु गोविंद सिंह। और महिलाओं के नाम के पीछे, जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है कि अक्सर देवी लगाते हैं, बिहार सब में या यूपी सब में देखिएगा कि जैसे कि जो भी मम्मी का नाम होगा उसके लास्ट में देवी लगाते हैं अक्सर। लेकिन ऐसे सबका अलग अलग रहता है। लेकिन जब आप देखते होंगे पंजाब के अंदर में, तो देखते होंगे हनीप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर, यानी तो यानी कि जो महिलाएं अपने लास्ट में जो है कि नाम के लास्ट में कौर लगाना शुरू किया। अर्थात क्वेश्चन पूछेगा कि पुरुष के नाम के लास्ट में सिंह और महिलाओं के नाम के लास्ट में कौर जो लगवाना शुरू किया, वह कौर लगवाना शुरू किया गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक। अगला क्वेश्चन, बिहार में जो देवी लगाना, बिहार में वो तो संस्कृति सभ्यता को संजोए रख रहे हैं, तो वो अलग चीज है। ये सब तो धर्म का चीज है। कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। अगला क्वेश्चन, जब धर्म के बात किया तो आपको चारों अनुच्छेद क्लियर कर देते हैं। अनुच्छेद 25 जो है वह आपका 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 25 कहता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी में दम नहीं है कि आपको रोक सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि आप जिस भी धर्म में हैं, उस धर्म के अंतर्गत आप किसी भी फंक्शन करने के लिए जो है कि आप पैसा का प्रबंध कर सकते हैं, पैसाओं का प्रबंध कर सकते हैं। जैसे हाल ही के दिनों में सरस्वती पूजा, हम लोग स्टूडेंट है, सरस्वती पूजा से संबंध रखते हैं अक्सर, तो सरस्वती पूजा के लिए हम लोग चंदा वगैरह जुटाते हैं, मिलजुल के हम लोग बड़े धूमधाम से उसे जो है कि मनाते हैं। तो इसका मतलब उसमें जो है कि हम लोग पैसा का जो प्रबंध करते हैं उसमें भी सरकार नहीं रोक सकती है, वह अनुच्छेद 26 कहता है। वही कहता
कहता है अनुच्छेद 27 कि नो टैक्स, यानी 26 के तहत जो जो राशि हम लोग जुटाए हैं, पैसा जुटाए हैं, जैसे कि 40,000 जुटाए हैं हम, 40,000 का जो है कि जमा कर लिए सबसे चंदा तहसील के, तो उसपे सरकार किसी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करेगी, ना ही टैक्स लेगी। तो ये हो गया 27। और 28 कहता है कि सरकार के द्वारा संचालित या सरकार के द्वारा पूर्णतः पोषित सरकारी विश्वविद्यालय या विद्यालय में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी शॉर्ट में एक बार बोल देते हैं, 25 के तहत कोई भी धर्म मान सकते हैं, 26 में पैसों का प्रबंध कर सकते हैं, और 27 में जो है कि नो टैक्स, 27 में 28 में नो एजुकेशन, 28 में नो एजुकेशन। अगला क्वेश्चन बताना है, बार्क का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, ट्राम्बे मुंबई। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका स्थापना जो किया गया था 1954 में, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है विवेक भसीन। कौन है? विवेक भसीन। यानी बॉस से बार्क, बॉस से विवेक, बॉस से बार्क, बॉस से विवेक, यानी विवेक भसीन। चलिए अब आगे जाते हैं, थोड़ा सा मात्र 5-10 मिनट का और बचा हुआ है। राष्ट्रपति संबंधित आज हम लोग टॉपिक है, तो राष्ट्रपति संबंधित कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति कल ही था ना, तो 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो आप लोग को बताना है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत? 52। भारत के अंदर कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी 53। और 53 में 2 भाग जब हम तोड़ के पढ़ेंगे तो 53 का फर्स्ट क्या पढ़ेंगे कि अपना जो भी काम करवाएगी राष्ट्रपति खुद करेगी या अपने अधीनस्थ कर्मचारी से करवाएंगे। 53 का सेकंड तीनों सेनाओं का प्रमुख। अच्छा, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 54, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति रिवाज रहेगा 55। तो यही क्वेश्चन हम कल पूछे थे, तो आप लोग जो है कि इसका जवाब भी दिए थे, और जो है कि यह जवाब जो दिए थे हमें बहुत खुशी मिला था, क्योंकि आप लोग जो है कि बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसे नोट डाउन भी करते होंगे। जो छात्र नोट डाउन करते होंगे उसके लिए और ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जब चाहे आप तुरंत पलटा के देख सकते हैं जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, तो वो अच्छा तैयारी हो जाएगा। ये हो गया आपका 55। और 56 अगर देखें, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 पुनर्निर्वाचन, 57 पुनर्निर्वाचन। 58 योग्यता, 58 योग्यता, यानी 35 साल एज होना चाहिए, ये सब लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। और 59 में राष्ट्रपति के लिए शर्तें, राष्ट्रपति के लिए 100 से 60, 100 से शपथ, 100 से 60, 100 से शपथ। 61 में महाभियोग, 61 में महाभियोग। और 62 में किस स्थिति में पद रिक्त होगा, किस स्थिति में पद रिक्त होगा। 3 स्थिति बताए थे, एक अपने से वो स्वर्गवास हो जाएगा, दूसरा जो है कि त्यागपत्र दे देगा, और तीसरा महाभियोग। तीसरा महाभियोग क्या? सुनिएगा क्वेश्चन पूछते हैं, अगर महाभियोग लाना रहेगा या महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाना रहेगा तो क्या दोनों सदन में किसी में ला सकते हैं? हाँ, दोनों में किसी में ला सकते हैं। ये याद रखिएगा, संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं लोकसभा को, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया। लेकिन कंडीशन है, जिस भी सदन में लाइएगा उस सदन के 1/4, हाँ 1/4, जिस भी सदन में लाइएगा, अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा के कुल 1/4 सदस्य का उस पर बहुमत होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए कि हाँ भैया इसको हटाने के लिए आगे बात बढ़ाइए। और जब यह आगे बात आप बढ़ा दीजिएगा, यानी लोकसभा में जो उठाए 1/4 ने पहली बार उठाया, जब उठा के उसे पूरी तरह से पारित करेगा लोकसभा, तो कुल सदस्य का 2/3, कुल सदस्य का 2/3, यानी कि 2/3 का मतलब होता है विशेष बहुमत। तो उसे विशेष बहुमत के द्वारा पारित करके उसे दूसरों में भेजेगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी उसे पारित करेगा 2/3 से, तब माना जाएगा कि राष्ट्रपति पर जो है कि आपका महाभियोग पूर्णतः जो है कि सफल हुआ, और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके उसे अपनी जगह से हटना पड़ेगा। 14 दिन पहले भेजना पड़ेगा। हाँ, ये भी होता है, 14 दिन पहले उसको अनुमति देते हैं भैया आपके विरुद्ध हम ला रहे हैं महाभियोग, तो राष्ट्रपति जो है कि अपना पक्ष वो रख सकता है कि नहीं भाई हम जो भी काम किया वो सही काम किया है। क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने का तरीका है, क्योंकि वह आपका वो कदाचार नहीं किया है, यानी संविधान के विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है तो जो है कि उसे हटा सकते हैं, वो भी अपना बात रखने का मौका दीजिए। जैसे हम लोग अभी जो है कि कोई तरह का बात आएगा तो जो है कि सबसे पहले अगर आपको चार्जशीट देगा तो आपका भी बात वहां सुनेगा, तभी आपको चार्जशीट देगा। तो इसका मतलब हमें भी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, तो वही चीज वहां भी है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, हाँ निर्वाचित एवं मनोनीत सही है, यानी सभी सदस्य ले लीजिए। देखिएगा राष्ट्रपति में हम लोग देख रहे थे कि सभी निर्वाचित शब्द का यूज कर रहे थे, लेकिन उपराष्ट्रपति को चुनने में संसद के सभी सदस्य, अर्थात हम बोल सकते हैं
कि राष्ट्रपति को जो जो हटाने में शामिल होते हैं वो उपराष्ट्रपति को चुनने में शामिल होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति को जो हटाने में यानी महाभियोग में जो शामिल होते हैं, यानी उसको हटाने में, राष्ट्रपति को हटाने में शामिल होते हैं वो आपके लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, और यही सभी सदस्य जो है कि उपराष्ट्रपति को चुन रहे हैं। तो याद रखिएगा, दिमाग लगा के, राष्ट्रपति को जो जो हटाने में शामिल होते हैं वही उपराष्ट्रपति को चुनने में शामिल होते हैं। तो ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा, अर्थात सभी संसद सदस्य। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, राज्यसभा का सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है अपने अनुच्छेद 64 के हैसियत से, अपने अनुच्छेद 64 के हैसियत से। अच्छा, पिछले का रिकॉल करवाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति काम करने के लिए आता है कौन अनुच्छेद के तहत? 65। किसके तहत? 65। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो जाएगा तो काम करने के लिए मुख्य न्यायाधीश आएगा 70। किसके तहत? 70। यानी 5 का डिफरेंट है, माइंड में बात फिट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अच्छा ऐसा कंडीशन भारत में एक बार देखने के लिए मिला था क्या? 1969 में, 1969, जो कि हिदायतुल्लाह काम करने के लिए आए थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में ऐसे कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं जो अपने पदावधि के दौरान देहांत हुआ है? तो याद रखिएगा, एक। अगर राष्ट्रपति पूछे तो राष्ट्रपति 2 हुआ है, राष्ट्रपति कितना हुआ है? 2। आपका जो है कि कुछ दिन पहले जो है कि उनको भी लिया जाता था, मतलब ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, वो नहीं, वो 2015 में आके देहांत हुए। भले कितने राष्ट्रपति का देहांत जो है कि हुआ है पद पे रहते हुए? 2 मारना है। 2 में से पहला जाकिर हुसैन मारेंगे और दूसरा मारेंगे कौन सा? दूसरा मारेंगे फखरुद्दीन अली अहमद। ये 2 हो गया। लेकिन तीसरा जो मरे थे ये 2015 में आके मरे थे, लेकिन वो मुस्लिम के कैटेगरी में थे। तो इसीलिए 3 गो मुस्लिम राष्ट्रपति ही बने हैं भारत में। 3 गो में से 2 गो जो है कि पद पे रहते हुए मरा है, और लास्ट में जाके 2015 में इनका देहांत हुआ है शिलोंग में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। और वह दिन था 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हुआ था। याद रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, और इन्हें रामेश्वरम में दफनाया गया, और उनके समाधि स्थल का नाम भी रामेश्वरम के नाम पे पड़ा है। और उसी तरह अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति क्या वो मरा है अपने पद पे रह के, तो उपराष्ट्रपति 1 मरा है जिसका नाम है कृष्णकांत। क्या नाम है? कृष्णकांत। क्या नाम है? कृष्णकांत। यानी एकमात्र उपराष्ट्रपति पद पे रहते हुए मरा है कृष्णकांत। और याद रखिएगा, राष्ट्रपति में 2। अब दोनों का दोनों मुस्लिम मरा है, दोनों का दोनों मुस्लिम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रमुख। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्र सरकार का जो है कि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति। किसमें होता है? राष्ट्रपति। यह पूछेगा कि कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। वास्तविक लगा देगा फिर प्रधानमंत्री आएंगे। वास्तविक, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वह आपका सिर्फ दिखावा के रूप में काम करता है, यानी वो आपका संविधान को जो है वो संरक्षक के रूप में है, लेकिन वो ज्यादा जो है कि डिसीजन लेने के लिए नहीं है। यानी उसको सब चीज मिलेगा, सिर्फ वो सिग्नेचर करने के लिए आता है, सिर्फ अपना सिग्नेचर मोहर मार देता है, यानी हो गया। लेकिन मेन जो करता धरता है भारत का, यानी वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर कार्यपालिका शब्द का चर्चा मिले तो राष्ट्रपति मारेंगे। क्या मारेंगे? क्योंकि आप लोग को पहले से याद करवा दिए कि भारत का जो कार्यपालिका शक्ति निहित होता है किसमें होता है? राष्ट्रपति में। क्योंकि भारत के अंदर में सभी काम जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, और भारत के अंदर में राष्ट्रपति ही एक ऐसा पद है जो कभी भी या फिर एक भी दिन खाली नहीं रह सकता। आगे, लोकसभा जो है कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सॉरी, प्रधानमंत्री जो है क्या कहते हैं, केंद्र में मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति जो है कि आपका मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है, क्योंकि मंत्री परिषद को जो बहुमत दल के नेता होते हैं या फिर लोकसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री जो बोलेंगे वही उसका मंत्री परिषद भी काम करेगा। याद रखिएगा, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जो कि भारत के जो है कि प्रधानमंत्री हैं, उसके मंत्रिमंडल में जो भी बैठे हैं जिसको जो काम कहेगा वो तो सुनेगा ही। इसीलिए लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री हुए, और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिमंडल के अंतर्गत जाके काम करते हैं एक मुखिया के रूप में। तो अर्थात ये समझिएगा कि भाई मंत्री परिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तर देगा, क्योंकि लोकसभा ही पावर जब तक देते रहता है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री तब तक काम करता है। क्योंकि पता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, सामान्यतः होता है, लेकिन उसका हकीकत में कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। यानी जब तक उसे लोकसभा पावर देते रहेगा, जब तक लोकसभा में उसे बहुमत रहेगा, तब तक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर पाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू। आप लोग को बता दें, जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री, अगर आप लोग को पता होगा कि भारत के अंदर जो पहले गृह मंत्री बने थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम मंत्रिमंडल में बने थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में बने थे, यानी पहला जब बढ़िया से संविधान वगैरह लागू नहीं हुआ था तो उससे पहले गृह मंत्री बने थे। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए तो उसमें पहले गृह मंत्री जो बने हैं कैलाशनाथ काटजू बने, और यही कैलाशनाथ काटजू जब गृह का मंत्री का पद छोड़ा तो वो बन गए जाके आगे रक्षा मंत्री। क्या बन गए? रक्षा मंत्री। कैलाशनाथ काटजू याद रखिएगा। और ऐसे भारत के जो पहले गृह मंत्री पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि वो अंतरिम मंत्रिमंडल में बने थे। आगे जब बढ़िया से जब कार्रवाई चालू हो गया तब वो जो है कि नहीं बने थे, तब उसे जो है कि उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया था, क्योंकि भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री बने हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन और बहुत मस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो याद रखिएगा, मंत्री परिषद में कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री, राज्य स्तर के सभी मंत्री एवं उप मंत्री शामिल होते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। मंत्री परिषद की चर्चा जो है अनुच्छेद 74 में है, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। तो याद रखिएगा, इसमें 3 कैटेगरी के लोग शामिल होते हैं। कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री, अर्थात जैसे अभी देख रहे होंगे आपके क्या कहते हैं, ये रक्षा मंत्री आपका राजनाथ सिंह, उसका गृह मंत्री अमित शाह, तो ये सभी जो है ये आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री है। और दूसरे स्तर के होते हैं राज्य स्तर के, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। तीसरे कौन होते हैं? उप। तो क्वेश्चन पूछेगा मंत्री परिषद में कितने प्रकार के लोग होते हैं? 3 प्रकार के। लेकिन याद रखिएगा, मंत्रिमंडल में जो शामिल होते हैं इसमें सिर्फ कैबिनेट स्तर के ही मंत्री शामिल होते हैं। जैसे मंत्रिमंडल, मोदी का मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर है पता चल गया होगा। यानी मंत्रिमंडल थोड़ा सा हाई फाई चीज है, इसमें सिर्फ केंद्र का कैबिनेट मंत्री बैठता है। और ये जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद थोड़ा सा लो लेवल का चीज है। इसमें 3 कैटेगरी के लोग शामिल होते हैं। एक तो मंत्री परिषद कैबिनेट मंत्री बैठते हैं, साथ में राज्य मंत्री भी बैठते हैं, और साथ में उप मंत्री भी बैठते हैं। तो सबसे पहला अंतर ये हो गया। और आपको सबसे दूसरा अंतर जो बता चुके हैं, आपको पहले भी दे चुके हैं इसका ज्ञान, कि मंत्री परिषद की चर्चा अनुच्छेद 74 में है। किसमें है? 74 में। और मंत्रिमंडल जो है 352 में। मंत्रिमंडल 352। और आप लोग को 352 में जोड़ने का मतलब यह हुआ कि कभी ना कभी इसके लिए संशोधन करना पड़ा आगे चल के। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को संविधान के मूल पाठ 352 अनुच्छेद में जोड़ा गया। तो कम से कम आप इतना याद रखिएगा, मंत्री परिषद 74 में है, मंत्रिमंडल 352 में है, और राष्ट्रपति काल भी 352 में है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना वर्ष है? 25 वर्ष। देखिएगा, कभी कभी प्रधानमंत्री जो है ना ऑप्शन में 30 देता है, 35 देता है, लोग सोचता है कि नहीं 30-35 होगा। नहीं, जो व्यक्ति लोकसभा सदस्य बनने की योग्य हो गया वह व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अर्थात लोकसभा सदस्य बनने के लिए से भी लोकसभा चुनाव हो रहा है। अगर आप इसमें नॉमिनेशन करवाना चाहते हैं, अगर आपका एज 25 वर्ष हो गया तो आप नॉमिनेशन करवा सकते हैं। अर्थात लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा के ही बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री पूछे, लोकसभा सदस्य पूछे, दोनों 25 वर्ष। अगर आपसे पूछे राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितना? 30 वर्ष। राज्यसभा 30 और लोकसभा 25। वहीं अगर आपसे पूछे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब 35, ये सब 35। वहीं अगर पूछे लोकपाल 45। लोकपाल भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए 2013 में पारित किया गया अधिनियम लोकपाल अधिनियम था, और अंततः 2019 में इसका नियुक्ति किया गया। और नियुक्ति जो किया गया था, भारत के जो पहले लोकपाल बनाए गए थे पिनाकी चंद्र घोष।
और याद रखिएगा वर्तमान में जो भारत के लोकपाल हैं वह आपके जो हैं वह आपके मोहंती साहब है। कौन है? पीके मोहंती। पीके मोहंती कौन है? पीके मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती है। पीके मोहंती है, याद रखिएगा वर्तमान में लोकपाल। और लोकपाल शब्द जो है वह स्वीडन से आया है। कहां से आया है? तो बहुत अच्छा रहा यह हमारा सेशन। यह हम आशा रखते हैं आप लोग जो है कि इसे अच्छा से शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और आप इसे डेली प्रतिदिन के हिसाब से पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा कभी नहीं कीजिएगा आधा देख लिया आप देखेंगे बाद में, तो वो बाद में होते रहेगा, तब फिर आप पीछे पड़ जाइएगा। जो हकीकत बोल रहे हैं, आप एक बार भरोसा किए हैं, आप हमारे चैनल पे आए हैं, तो आप जो है कि इसे 100% के साथ एकदम काम कीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। और मैथ रीजनिंग भी आपको प्रॉपर मिल ही रहा है, तो मैथ रीजनिंग में भी आपको बीएसएससी का सब प्रीवियस करवाया जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये रेलवे का जितना प्रीवियस पूछा गया है वो भी करवाएंगे। एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है इसे भी करवाएंगे। तो आप लोग को एक भी चीज बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसे कंटिन्यू के साथ एक जो है कि जिस तरह आप लोग खाना के डेली खाते हैं, एकदम अच्छा अच्छा खाना खाने का प्रयास करते हैं, तो इसी प्रकार से समझिए कि आपको जो पढ़ाई के क्षेत्र में जो निचोड़ मिलना चाहिए स्टूडेंट को, जो पढ़ाई में हुबहू क्वेश्चन छप जाता है, वह क्वेश्चन आपको या वह खाना के रूप में आपको ये चीज मिल रहा है। अब बात इस पर जाके अटकता है कि आप इसे किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो समझिए, जैसे कहा जाता है कि अगर आप रोटी ही खा रहे हैं, सूखा रोटी, अगर आपका खाने का मन अगर सही है तो वह रोटी भी आपको जो ना मलाई के रूप में लगेगा। लेकिन अगर आपका खाने का मन अगर सही नहीं, अगर आपको मलाई दिया जाए खाने के लिए, कुछ भी अच्छा चीज दिया जाए, तो आपको वह रोटी के बराबर भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए अपना मन को शांति करके, अपने पढ़ाई को प्राथमिकता देके, अगर अपने माता पिताजी का नाम रोशन करना है, अगर आपको एक बार वो जिंदगी दी है, तो आप अगर एक बार उन्हें सफलता नहीं दिलाइएगा एक सरकारी जॉब लेके, अगर सरकारी जॉब ले लेते हैं तो आपके माता पिता का मान सम्मान इतना गांव में बढ़ेगा कि जब भी आप गांव जाइएगा तो आपके माता पिता बड़े गर्व के साथ कहेंगे कि नहीं मेरा बेटा अभी जॉब पर से आया है, जो है कि इस तरह से बात करेंगे कि दूसरा आदमी भी देखेगा, लगेगा कि नहीं, जो है कि एक प्रकार से आप नई जिंदगी मिल जाएगा आपको अगर आप जॉब ले लेते हैं। तो चलिए तब तक के लिए यहीं पर रोकते हैं। तो आप लोग को एक कमेंट बॉक्स में जो है कि एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो आप लोग को जो है कि सवाल का जवाब यह रहेगा या क्वेश्चन यह रहेगा कि भारत के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, यह राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे? आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो 14वें नंबर के बने हैं जगदीप धनखड़, यह राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।